अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नदीम अवैसी कोट राधा किशन से जी। आज फिर हमारे साथ काशिफ जो साहब बैठे हैं, इनसे बात करेंगे पीटीआई के हवाले से, नून लीग के हवाले से, इनके यूसी के हवाले से, इनके मज़ीद जो इलेक्शन का ऐलान होने के बाद क्या क्या चीज़ें इन्होंने जो मुनासिब समझी हैं वो आज हमसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वैस भाई आप ठीक हैं? जी काशिफ भाई, मैं आपसे पहला सवाल तो ये करूँगा कि पीटीआई और नून लीग के दौर में क्या डिफरेंस देखने में आ रहा है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर जी, सवाल तो आपका बड़ा रीज़नेबल भी है और इस टन्योर में बनता भी है जो अब हालात चल रहे हैं। नून लीग और पीटीआई के दौर में जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि फ़र्क क्या है, तो मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि नून लीग के दौर में जो राज था वो चोरों और लुटेरों का राज था। इस दौर में जो चोर और लुटेरों की कोई जगह नहीं है, इस गवर्नमेंट में उनकी कोई जगह नहीं है, बल्कि जो चोर और लुटेरे थे वो दोनों हाथों से गपन कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने आके वो सब रोका है और चोरों और लुटेरों को इस मुल्क से भागने पे मजबूर कर दिया है। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि इस वक्त आपके ऊपर जो क़यादत बैठी है उसमें चोर और लुटेरे नहीं है। चोर और लुटेरे यहाँ से जो है फ़रार हो चुके हैं। कोई बीमार है, कोई लंदन चला गया, किसी के प्लेटलेट्स गिर गए, तो अपनी पूरी फैमिली को लेके जो है जो वो निकल चुके हैं और जो यहाँ हैं वो भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है, एक अवाम की जो बालादस्ती इस दौर में जो कायम हुई है पीटीआई के दौर में, आल्दो महंगाई हुई है, आल्दो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अवाम की एक्सेप्टेशन से हटके हुई हैं, लेकिन उन सब का पर्पज़ एक ही है कि गरीब अवाम को जो है वो सहूलियात फराहम करना, गरीब अवाम की जो परेशानियां हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनको दूर करना। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान इसके लिए हर पल कोशां हैं, हर दम वो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि गरीब अवाम की जो है वो बालादस्ती इस दौर में कायम हो। पिछले दौर में जो थी गरीब अवाम की बालादस्ती नहीं थी, वो चोर और लुटेरों की बालादस्ती। अब आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन जो अपना रोल पेश कर रही है इस वक्त पार्लियामेंट में या पाकिस्तान की सतह पे, वो क्या अपना काम ठीक कर रही है? आपके नज़दीक अपोजिशन का क्या रोल है इस वक्त? सर जी, अपोजिशन का पहली तो बात यह है कि मुल्की तरक्की में कोई रोल नहीं है। अपोजिशन है कौन? अपोजिशन वही है जो 25-30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। इमरान खान 25 साल से स्ट्रगल करके ऊपर आया, आज वो वज़ीर आज़म की सीट पे बैठा अपनी स्ट्रगल से। किसी का दिया हुआ गिफ्ट उसने उठा के वो उस सीट पे नहीं बैठा, वो अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से ऊपर आया। और ये जो अपोजिशन है ये वही चोरों लुटेरों की अपोजिशन है। इनको मुल्क की तरक्की से कोई गर्ज नहीं है। ये मुल्क की तरक्की के लिए एक कदम नहीं उठा रहे। कोई इन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए बिल पेश नहीं किया, कोई कानून साजी के लिए इन्होंने कोई मुल्क की तरक्की की जो एक होती है राह हमवार करने की कोशिश वो बिल्कुल नहीं की। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने क्या है, इनकी सोच ये है कि इमरान खान ने जो इन पे हाथ डाला हुआ चोरों लुटेरों पे, वो अपना हाथ उठाए। ये इस मुल्क को जिस तरह शुरू से लूटते आ रहे हैं, जिस तरह इस मुल्क का शुरू से इन्होंने, मैं तो सादा और देसी वर्ड्स में कहूँ कि बेड़ा गर्क जो पिछले 30 सालों में 40 सालों में किया, अपोजिशन वही चाहती है कि वो सबका अपनी जेबें भरती रहे, अवाम का नहीं सोचे। अगर आप ये कहें कि अपोजिशन का गरीब अवाम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे और जो लोकल लेवल पे उनका क्या किरदार है, तो वो जीरो है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बचाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी मुसीबतों से, अपने केसों से निकलेंगे तो गरीब अवाम की सवाल ही पैदा नहीं होता वो गरीब अवाम के लिए वो जो खड़े हो जाए। कल तक तो इनका ये चल रहा था कि जरदारी को सड़कों पे लड़ करना कि सड़कों पे घसीटेंगे, ये था वो था। आज ये एक दूसरे को बगलगीर हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर जी, ये जो था सड़कों पे घसीटने वाला बयान, ये भी सियासी था। एक हमारी जो अवाम है ना, उस अवाम की ये साइको के साथ खेलते हैं। जरदारी और नवाज शरीफ शुरू से ये एक हैं। इन दोनों खानदानों का इस मुल्क पे ये समझ लें कि ये एक माफिया था जो इस मुल्क के ऊपर ये था। 5 साल उसकी 5 मुकाओ जो बारी थी, बारियां खेल रहे थे। आपके मुताबिक ये राज कर रहे थे माफिया पाकिस्तान जी पे? जी जी, ये बिल्कुल राज कर रहे थे। गरीब अवाम का खून चूस रहे थे, आम बंदे की जिंदगी अजाब बनी हुई थी और मुल्क को हमारा जो है वो ब्लैक लिस्ट में जाने वाला, ये सब इनकी मरहून मिन्नत। ये आज जो हम जो वो ग्रे लिस्ट में पड़े हुए, किसकी वजह से? इनकी वजह से ही हम पड़े हुए हैं। तो ये जो है ये जरदारी, नवाज शरीफ, ये घसीटने, ये मुझे मजाक लगता है क्योंकि ये हमेशा से ये एक लाइन पे चले हैं। उनका भी, पीपल पार्टी का भी यही शिवा है कि उन्होंने मुल्क लूटना है, अपनी जेबें भरनी है। इनका भी यही, वो मतलब ये एक बादशाहत का निज़ाम देखना चाहते हैं। गरीब अवाम की ये दोनों बालादस्ती नहीं देखना चाहते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अवाम
काफ़ी हद तक अब इस मामले में बाशऊर हो गई है और इनको अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। ये अवाम की रिजेक्ट करने की वजह से आज इनकी ये हालत है, रोते फिर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं पिछले इंटरव्यू से रिलेटेड आपसे करना चाहूँगा कि आप भी बल्दियाती इलेक्शन के उम्मीदवार हैं। यूसी 118 में आपके बुनियादी मसाइल क्या हैं और आपके नज़दीक उनका हल क्या है, ज़रा इस पर दोबारा रोशनी डालें आज। अवैस भाई, यूसी 118 में बहुत सारे बुनियादी मसाइल हैं जो आज तक कभी किसी ने जो है वो एक तो उजागर नहीं किए। लोग अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ हैं, किसी को पता ही नहीं कि आने वाला कल कितना मुश्किल है उनके लिए। यूसी 118 में पानी की निकासी का निज़ाम नहीं, यूसी 118 में साफ़ पानी की दस्तयाबी नहीं है। लोग जो है वो गंदा पानी पी पी के जो है वो उससे 80% बीमारियाँ पैदा हो चुकी हैं। यूसी 118 में आप ये देख लें, कोई लड़कियों का जो है गांव नथोकी में एक स्कूल है जो हाई स्कूल है, उसके अलावा गांव गुरु की झुकियाँ में आप आ जाएं तो वहाँ पे एक कोई मिडिल स्कूल भी जो है वो लड़कियों का नहीं है। उसके अलावा यूसी 118 में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि सरकारी ज़मीनों पे बहुत सारे लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। जो सरकार की जगह है, जो एक गरीब आवाम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जो कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, जो बच्चों के ग्राउंड के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, ऐसी जगहों पे जो है यूसी 118 के कुछ ऐसे जो है वो नाम हैं, कुछ ऐसे जो है वो सूखे चौधरी हैं जिन्होंने वो कब्ज़ा किया हुआ है। उसके अलावा सड़कें नहीं हैं, आप देख लें, गांव गुरु की झुग्गियाँ देख लें, नथों की देख लें, कोई सिस्टम एक गरीब आवाम के सुकून के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी नहीं है। बुनियादी सहूलियात, कोई डिस्पेंसरी नहीं है कि एक किसी गरीब बंदे को कोई मसला लाहक, कोई बीमारी लाहक हो गई है तो वो इमरजेंसी में जाके अपना इलाज करवा सके। कोई ऐसा वो ना साफ़ पानी है, ना सड़कें हैं, ना गलियाँ हैं, चारों साइड पे छप्पड़ है, ना कोई जो है वो आप कह लें कि गरीब आवाम के लिए कोई डिस्पेंसरी है सरकारी तौर पर। एक बहुत बुरे हाल है यूसी 118 के। इसी से रिलेटेड एक सवाल और करना चाहूँगा मैं आपसे कि आप इस हलके में सबसे अच्छा उम्मीदवार किसको समझते हैं, या है आपकी नज़र में, या कोई आने वाले इलेक्शन में आपके सामने आएगा, इसको आप थोड़ा सा नॉमिनेट करना चाहेंगे? सर जी, NA 138 में इस वक्त अगर कोई उम्मीदवार जो मैं देख रहा हूँ कि गरीब आवाम के लिए भाग दौड़ कर रहा है, वो आप कह लें फर्जंदे सरदार तुफैल अहमद खान के बेटे हैं, सरदार राशिद तुफैल खान। वो आल दो हार चुके हैं इस हलके से, लेकिन उन्होंने एक जो गरीब आवाम के लिए मैं जो मेरे गांव के लिए उन्होंने 5-6 खंबे अप्रूव करवाए हैं, एक नया ट्रांसफार्मर अप्रूव करवाया है, मेरे गांव के लिए एक सोलंग अप्रूव करवाया है, नालियां अप्रूव करवाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक उम्मीद की किरण है नौजवानों। आपके कहने के मुताबिक कि वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हुए, मगर फिर भी वो अपने हलके के लिए कोशिश हैं। वो फिर भी अपने हलके के लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं, दफ्तरों में जाते हैं, सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, अवाम की फरियाद लेके वहाँ हाजिरी देते हैं। कुछ काम हो जाते हैं, जब जाहिर है वो हारे हुए, उनके पास पावर नहीं है, कुछ काम अपने ताल्लुकात के बिना पे वो कर जाते हैं, कुछ काम रह जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वो भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं इस हलके के लिए, इस हलके की बेहतरी के लिए। वो जो है एक उम्मीद की किरण है हमारे लिए। आखिर में ये मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या वो ऐसा काम करें कि जिसमें हमारे असलाफ का जो नाम है वो रोशन हो और हम भी उनके नक्शे कदम पे चलने में कामयाब हो जाएं? इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ के लिए सर जी मेरा एक ही छोटा सा पैगाम है कि यूथ से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुश्किल हालात से जो है ना आपने घबराना नहीं है। जो सबसे बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है, जो मुश्किलात होती हैं ना ये आपको और स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये जो मुश्किल वक्त आया हुआ है हमारे ऊपर, इससे घबराना नहीं है। मैं आपको अगर अपनी बताऊं तो मैं आपको पता है कि मेरे साथ मेरी लेफ्ट टांग में पोलियो का इशू है। मैं जब छोटा सा था तो जो है मैं अपनी तालीम मैंने अपने गांव के स्कूल से 5 तक हासिल की। उसके बाद मैंने कोट राधा किशन यहाँ पे दाखिला लिया, लोकल आता जाता था, यहाँ से आगे रायविंड लिया। मैं कहने का मकसद ये है कि मैंने बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं, लेकिन हर मुश्किल के आगे एक कामयाबी है। नौजवान किसी भी चीज़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एफर्ट्स, अपनी मेहनत वो करें, रिजल्ट अल्लाह पाक ने देने। अगर इंसान मुश्किल से, जहाँ पे इंसान मुश्किल से घबरा जाता है ना, और जहाँ पे इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है, इंसान नीचे बैठता जाता है। वो इकबाल ने बड़ी खूबसूरत एक बात कही थी कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं। अगर आप किसी अचीवमेंट पे जाके पहुँचते हैं, किसी पॉइंट पे जाके पहुँचते हैं, तो वहाँ से आगे को देखें, वहाँ से आगे को देखें। अपनी बेहतरी के लिए, अपने सराउंडिंग, अपने हल्का की बेहतरी के लिए, अपनी आवाम की बेहतरी के लिए, और ख़ास तौर पे जो आपके इर्द गिर्द गरीब लोग रहते हैं उनकी बेहतरी के लिए
जो आप कर सकते हैं आप वो करें, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको नाकाम नहीं कर सकती जब तक आप जो है एक बेहतरीन अज़म लेके चलते हैं और अपनी कामयाबी जो है वो अपनी मेहनत के साथ आप हासिल करने की कोशिश करें। उसके अलावा किसी के रोकने से ना आप रुक सकते हैं, ना किसी के बिठाने से आप बैठ सकते हैं। सिर्फ एक अपना मेंटल लेवल आप सेट करें कि आपने अचीव क्या करना है। जी काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे पैगाम के साथ हमारी आज के इंटरव्यू का अख्ताम किया है। जी नाजरीन,